बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है था वो पढ़ा था। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसका पार्ट 1 है, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। तो इसमें जो सेक्शन 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8 है वो हम लोग जो है वो देखेंगे और इंशाल्लाह उसको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आप मुझे नैरो माइंडेड ना समझिएगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि मेरे पे फर्ज है बीइंग टीचर, बीइंग इन अ फिडुशियरी रिलेशनशिप, के मैं आप लोगों को नमाज का कहूँ। ठीक है, और बिलीव मी, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर आखिरत में भी नहीं है और इसके बगैर दुनिया में भी ये नहीं है। और यकीन जाने एक दफा आप नमाज स्टार्ट करेंगे ना, आप देखिएगा, बेशक आप जितनी मर्जी लग्जरी लाइफ जो है वो गुजार रहे हो, लेकिन एक बेचैनी सी होती है अगर आप नमाज ना पढ़े। तो आप नमाज पढ़ेंगे ना तो आपकी जिंदगी में एक सुकून आएगा और फायदे नमाज के अपनी जगह पे। फिर एक और चीज, आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा। आप अगर कुछ स्टडी करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें बरकत भी पड़ेगी और आपकी रूटीन भी बनेगी, कंसिस्टेंसी भी आएगी, डिटर्मिनेशन भी आएगी। लेकिन अगर आप नमाज में डिटर्मिनेशन नहीं दिखा सकते, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकते, तो शायद आप स्टडी में बिल्कुल ही ना कर पाए। और एक और बात, जाहिर बात है, अल्लाह को राजी किए बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको, मेरा फर्ज था, मैं आपको हर लेक्चर में कहा करूंगा और कहता हूं कि आप प्लीज नमाज की तरफ जो है वो जरूर आए। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और आपसे बात करनी है, वो क्या है, देखिए, मैं ये लेक्चर जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है किसी चीज के बारे में और मेरे पास इतना नॉलेज भी है कि मैं समझता हूँ कि वो आप लोगों तक कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सकता है, तो मैं वो आप तक पहुंचा भी रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ वो मेरा फर्ज है, अल्लाह ताला ने मुझसे पूछना है, चाहे वो आखिरत का इल्म है, चाहे वो दुनिया का इल्म है, कि क्या आपने दूसरे तक पहुंचाया। इसी तरह आप पे भी फर्ज है, अगर आपको किसी वसीले से आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको दूसरों तक जो है वो इसको पहुंचाएं। उसका तरीकेकार क्या है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा अगर कोई लेक्चर आता है तो आपको उसकी इंटीमेशन जो है वो मिलती रहे। प्लस इस जो भी लेक्चर्स हैं उसको मैक्सिमम शेयर किया करें सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। उसका ये फायदा होता है, जब लोग देखते हैं तो वो लोग जो अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनके लिए फिर उसको ज्वाइन करना और वो लेक्चर्स देखना बड़ा आसान हो जाता है। तो बंदे के शैतान ये वसवसा डालता है कि ये दूसरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब आप पे है कि आपने शैतान को शिकस्त देनी है या उसके पीछे लगना है। तो ये हमारा, अगर आपको ये एक नॉलेज मिला है तो आप भी इसको आगे जो है शेयर करें। मुझे ये फायदा होगा कि अगर आप तक पहुंचा है तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इसका अजर देगा और दे भी रहा है मुझे। मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास दुनिया का सब कुछ है अब। ठीक है, और जब आप इसको आगे शेयर करेंगे तो आपको तो स्वाब मिलेगा ही मिलेगा और आपकी वजह से मुझे भी मिलेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट होगा। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज, तीसरी जो लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो मैं आपको कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ाता कि मैं आज आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करवा दूं। नो नो नो, मेरा मकसद जो है वो ये है कि मैं आप लोगों को वो आर्ट ऑफ बे रीडिंग सिखाऊं जिसकी बुनियाद पे किसी भी लॉ को आप खुद पढ़ सकें। यही वजह है कि मैं बी रैप को साथ साथ जो है वो लेके चलता हूँ ताकि आपको वो तरीकेकार आए, आप भी उस तरह वो अपनी कॉपी पेंसिल पास रख के तो उस तरह से उसको पढ़ना जो है वो शुरू करें। जब आप वो पैटर्न सीख जाएंगे, जब आप वो तरीकेकार सीख जाएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए कोई इशू नहीं होगा कि आप किसी भी लॉ को खुद से तैयार कर सकें और फिर कॉन्फिडेंस पकड़ें। उस कॉन्फिडेंस की, वही कॉन्फिडेंस फिर आपकी सक्सेस की जो है वो रीजन बनेगा।
ठीक है। ले जी, आज हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है, अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि हम ये जो लेक्चर है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, इसको किस तरह से सीखेंगे। सबसे पहले वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि अब आपको किसी ने जो है वो क्या कहते हैं, उंगली पकड़ के आपको जज या प्रोसिक्यूटर या कोई अच्छा वकील नहीं बना देना। अब आपने खुद दौड़ लगानी है, अब आपने खुद कॉन्फिडेंस पकड़ना है, अब आपने खुद स्टडी करनी है, ठीक है। तो मैं भी जो लेक्चर दूंगा उसका एम यही होगा कि आपको वो पैटर्न दिखाऊं, वो पैटर्न बताऊं जिसकी बुनियाद पे आप खुद स्टडी कर सकें, कोई और लॉ जो है वो खुद जो है वो आप स्टडी कर सकें। तो उसके लिए हम आज क्या करेंगे कि हम जो भी एक्ट पढ़ेंगे, जो भी आज सेक्शंस पढ़ेंगे, उसके हम पांच स्टेप के अंदर हम वो जो है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस सेक्शन की स्कीम देखेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, आज रिपीट करता हूं। अगर जो शुरू में कंटेंट्स दिए होते हैं एक एक्ट के, अगर उसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि उसके इतने चैप्टर्स हैं, इतने पार्ट्स हैं, हर चैप्टर कौन से सेक्शन से शुरू होता है, और फिर आपको उनकी तरतीब का पता चल जाए कि पहले चैप्टर में वो ये बात कहता है, दूसरे में ये कहता है, तीसरे में ये कहता है, तो फिर चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो लेंथी बेयर एक्ट हो, फिर उसको याद रखना, कोई स्पेसिफिक सेक्शन याद रखना कोई इशू ही नहीं होता। क्योंकि बंदा फौरन कहता है, अच्छा ये चैप्टर 9 में से क्वेश्चन आया, चैप्टर 9 इस सेक्शन से शुरू होता है, तो ये फिर ये वाला सेक्शन होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप किसी सेक्शन को मेमोराइज करना चाहते हैं, तो अगर उस बेयर एक्ट के कंटेंट्स के ऊपर आपकी ग्रिप है, तो फिर कोई इशू ही नहीं है कि आप उसको जो है वो उसको मेमोराइज ना कर सकें, उन सेक्शंस को, उनकी तरतीब को। फिर कंसेप्चुअली भी बड़ा फायदा होता है कि बंदा खुद समझता है कि मसलन अगर SCRPC की बात की जाए, तो बंदा खुद समझता है, अच्छा पहले इसमें चैप्टर जो था वो इन्वेस्टिगेशन का आ गया, फिर उसके बाद रिमांड आ गया, और उसके बाद जो है वो चलान आ गया, अच्छा उसके बाद प्रोसेस, इशुएंस ऑफ प्रोसेस आ गया। तो वो एक स्कीम बंदे की जो है वो माइंड में जो है वो बनती चली जाती है। तो इसलिए कंटेंट्स के ऊपर जो है वो ग्रिप करनी जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि उसके लिए हम क्या तरीकेकार अख्तियार करेंगे कि हम वो स्कीम ऑफ सेक्शंस को किस तरह मेमोराइज करेंगे। हर सेक्शन के लिए हमारा दूसरा स्टेप होगा रीडिंग, हम उस सेक्शन को पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा जो स्टेप होगा हमारा, वो हम उस सेक्शन में से जो मोटी मोटी चीजें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली हैं, हम उसको निकालेंगे। और चौथे स्टेप में हम उस सेक्शन के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और फिफ्थ स्टेप में अगर कमेंट्री बुक में कोई प्रिंसिपल दिया गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कल को कोई प्रोपोजिशन आ जाती है, तो वो अगर आप वो प्रिंसिपल्स अगर आपने पढ़े होंगे, तो उसको सॉल्व करना आपके लिए जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि मेरा जो भी लेक्चर हुआ करेगा वो 5 स्टेप्स के अंदर हुआ करेगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हम उसकी स्कीम को देखा करेंगे, दूसरे स्टेप में रीडिंग, तीसरे में इंग्रेडिएंट, चौथे में इलस्ट्रेशन, और पांचवें में जो है वो उसके बकिया प्रिंसिपल्स देखेंगे। अच्छा, जो स्कीम ऑफ सेक्शंस है वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसका आपको फायदा क्या है, कंसेप्चुअली क्या फायदा है, सेक्शन याद रखने में आसानी रहती है। अब उसका तरीकेकार क्या होगा? उसका तरीकेकार ये होगा कि ईच टाइम आप सेक्शन पढ़ते हैं ना, ईच टाइम आप कंटेंट्स को देखेंगे, चैप्टर का नाम देखेंगे, टाइटल देखेंगे उसका, और उस सेक्शन को देखेंगे। ना सिर्फ देखेंगे बल्कि एक पेज लेके उसके ऊपर भी आप लिखते जाएंगे, चैप्टर 8 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, और उसके नीचे सेक्शन 1 to 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन, सेक्शन 1 to 5 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, ये 126। तो वो आप 1 by 1 जब सेक्शन पढ़ते जाएंगे, आपने उसको लिखना भी है। यकीन जाने, जब आप अपने कंटेंट्स बना लेते हैं ना, हाथ से लिख लेते हैं, तो आपको वो चीज वैसे ही मेमोराइज हो जाती है सेक्शन वाइज, ठीक है। तो आपने जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, आपने उसको जो है वो लिखते चले जाना है,
ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। सेक्शन को 2 से 3 दफा रीड करना चाहिए ताकि उसकी जो है वो समझ आ जाए। अच्छा, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि उसके जो पॉइंट्स होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, हम उनको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी सेक्शन में कोई मोटी बात ही होती है जो पेपर के अंदर जो है वो पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 4 में हम एग्जाम्पल से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद जो हम उसके ऊपर जो अदर प्रिंसिपल्स प्रेसिडेंट जो ले डाउन किए गए हैं, हम जो है उसको जो है वो हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो आ गया जी सेक्शन 126 और ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में। ठीक है। अच्छा, मैंने ये स्क्रीन को दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया है। एक ये ऊपर वाली है सेक्शन 126, ये वाली यानी ये सेक्शन है हमारा। ठीक है, ये वाली जो सेक्शन जो हमने पढ़ना है ये स्टैटिक रहेगा और ये जो नीचे वाली स्क्रीन है ये मूव करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे सबसे पहले सेक्शन 1 जो स्टेप 1 है वो अप्लाई करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोलें। ठीक है, और आप उसके जो है ना एक दफा आप उसके कंटेंट्स को देख लें, चैप्टर्स को देख लें। मे बी वो इस टॉपिक पे इस वक्त इतना रेलिवेंट ना हो, लेकिन उसको पढ़ के आपको एक स्कीम की जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, मैंने एक्ट की जो स्कीम देखी है वहां से मुझे क्या चीज समझ आई है कि जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 है ना, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं कि कब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वो सारे प्रिंसिपल जो है वो सेक्शन 171 से लेके 175 से डील करते हैं, जो कि हम लोग कर चुके हैं, जो कि गूगल ड्राइव के ऊपर पड़े हुए हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है। अगर आप चाहें तो वहां से आप उसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेक्शन 76 से 1 to 3 है वो रिपील्ड है, क्योंकि वो बाद में सील्स ऑफ गुड एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट अलहदा आ गए, तो फिर उसको जो है वो रिपील करना पड़ा। ठीक है। और उसके बाद जो है वो सेक्शन 1 to 4 to 238 है, ये अब स्पेशल प्रोविजंस है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ये डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आज हम शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये भी हम आगे जाके जो है इसको जो है वो स्टडी करेंगे। तो देखा, एक स्कीम ज़हन में आ गई। अब अगर आपको कल को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की प्रोविजन ढूंढनी है, तो अगर आपको ये पता है कि 1 से 75 तक जो सेक्शन है वो तो जनरल प्रिंसिपल्स हैं और उसके बाद रिपीलिंग सेक्शंस हैं, तो उनको तो आप देखेंगे नहीं। आप देखेंगे कि अब 1 to 4 से आगे वाला जो है वो कौन सा सेक्शन है। और अगर आपको पता हो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पहले पढ़ा था, उसके 2 सेक्शन हैं, तो फौरन आप पहुंच जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 1 to 6 से शुरू होता है। तो ये वो चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि सेक्शंस को मेमोराइज करना और उनकी तरकीब याद करना और कॉन्सेप्चुअली उसको देखना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों जी, आपको समझ आई? अच्छा, ये हमने एक्ट की स्कीम देखी थी। किसकी स्कीम देखी थी? एक्ट की। अब हमने जो सेक्शंस पढ़ने हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, उसकी भी स्कीम हम एक दफा देख लेते हैं। अब ये देखें, ये स्कीम तो कॉन्ट्रैक्ट वो शुरू में दी हुई है ना बेर एक्ट के, आप भी इसको देखें, ये वाली है। और फिर साथ के साथ जैसे जैसे हम सेक्शन पढ़ते जाएंगे, आपने वो चैप्टर लिख के, चैप्टर का नाम लिख के, वो सेक्शन लिख के, इसी तरह सेक्शन 1 to 4 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन, और जब 1 to 5 पढ़ेंगे तो उसका लिखेंगे। जब हम 1 to, तो वो साथ के साथ अपने अपना इंडेक्स बनाते जाना, अपने कंटेंट्स बनाते जाने, ताकि वो आपको जो है वो याद हो जाए। ठीक है, इसी तरह ये है। अब इसको एक नजर आपने सिर्फ देखना है। ठीक है। अच्छा जी, 1 to 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में है, 1 to 5 राइट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में है, 1 to 6 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में है। अब बेशक वीडियो को पॉज करके जो आपके वो बेर एक्ट है, अब उस पे एक दफा उसको देख लें ताकि मेरा जो टाइम है वो क्या हो जाए, वो सेव हो जाए।
ठीक है। अच्छा, उसको पढ़ के तो आपको कुछ कुछ समझ आएगी, अच्छा ये राइट से डील करता है, ये इससे डील करता है, ये इससे डील करता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये हमने क्या किया जी, पहला स्टेप जो था उस सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 to 6 के लिए वो हमने कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो स्टेप 2, वो है उसकी रीडिंग। हमने उसकी रीडिंग जो है वो करने लगे हैं। ले जी, इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 1 to 6, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। तो मुझे टाइटल से ही समझ आ गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करेगा, ये श्योरिटी को डिफाइन करेगा, ये प्रिंसिपल डेटर की बात करेगा, ये क्रेडिटर की बात करेगा। ठीक है। कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म दी to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default। ठीक है। अच्छा, वो ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, किस चीज का, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, कि एक आदमी जो है वो एक प्रॉमिस को पूरा करेगा, ठीक है, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, यहां एक लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। प्रॉमिस, टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी किसकी, ऑफ ए थर्ड पर्सन, एक तीसरे पर्सन की, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट कर जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंशाल्लाह इस तरह आपको पढ़ाऊंगा कि आपको जो है वो याद हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे क्या कहता है, वो कहता है, अब इसका दूसरा हिस्सा, वो कहता है द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, द पर्सन in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written। ठीक है। अच्छा, मैंने ना बड़ी मेहनत करके नीचे इसको एक्सप्लेन किया है, तो बजाय इसके कि मैं आपको वैसे बताना शुरू करूं, जब हम उसको पैरावाइज देखते चले जाएंगे तो हर चीज जो है वो आपको जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो वेरी सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो गारंटी है उसकी डेफिनेशन दी गई है। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें वो श्योरिटी को डिफाइन करता है। ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है पार्ट, उसमें वो प्रिंसिपल डेटर को डिफाइन करता है। चौथे में वो जो है वो क्रेडिटर की डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो तो मैं आपको भी एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। मैं ये कहता हूं कि इस डेफिनेशन को पढ़ के मुझे ये पता चलता है कि इसमें 3 किस्म की पार्टीज हैं। ठीक है। कौन कौन सी पार्टीज हैं जी? एक तो जो है वो क्या कहते हैं उसको, श्योरिटी। एक तो श्योरिटी हो गया, हु इज द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो कि गारंटी दे रहा है। ठीक है। और एक प्रिंसिपल डेटर, हु इज द पर्सन फॉर होम द गारंटी इज गिवन। तो दूसरा आदमी कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। और तीसरा क्या हो गया? वो हो गया क्रेडिटर, हु इज द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को जो है मैं जरा क्लियर कर दूं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको स्किप करके तो हम ना डायरेक्ट एग्जांपल्स के ऊपर जाते हैं। वो कौन सा हमारा स्टेप था? 4। ये मैंने आपके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की एग्जांपल्स ढूंढी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, और आपका जो वो होगा कॉन्सेप्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक दफा दोबारा जो है मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ठीक है, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ठीक है। अब मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं, इसकी पहली एग्जांपल नीचे 1, इफ 2 comes to a shop and one buys and the other to give him credit, promises the seller
If he does not pay you, I will. This type of collateral undertaking is liable for default of another is called the contract of guarantee. आप किसी के साथ जाते हैं खरीद करने के लिए, उसके पास पैसे नहीं हैं, दुकानदार कहता है भाई मैं इस तरह उधार चीज तुम्हें नहीं दूंगा, जो दूसरा साथ में दोस्त है वो कहता है यार बात सुनो, ये अगर नहीं देगा तो मैं दूंगा, इस पे वो राजी हो जाता है। कौन? वो क्रेडिटर। वो कहता है अच्छा अगर तुम गारंटी देते हो तो मैं इसको दे देता हूं। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्यों जी, समझ आ गई आपको? कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। वो क्या है? वो कहता है ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड ₹5 lakh टू सी, A guarantee that if C fail to return the loan, A will pay to B. This is a contract of guarantee. ठीक है। ये जो है वो B को कहता है तुम 5 लाख रुपया दे दो C को, ठीक है, और एक गारंटी देता है कि अगर C नहीं देगा तो मैं तुम्हें दूंगा। A will pay to B. This is a contract of गारंटी। वेरी सिंपल कि अगर लोन लेना है तो फिर किसी की गारंटी ला के उसको देनी पड़ेगी कि ये अगर डिफॉल्ट करेगा तो मैं जो है वो पे करूंगा। जैसे ये लीज पे गाड़ियां वगैरह निकलती हैं, वो गारंटी लेते हैं ना आपसे। अच्छा जी, अब तीसरी एग्जांपल देखते हैं। On the request of B, A promises to the employer of B that if B commits a fraud, A shall be liable. This is called a contract of guarantee. अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, ऊपर वापस आइएगा। A contract of guarantee is a contract to perform the promise. एक बात हो गई, और डिस्चार्ज दी लायबिलिटी। तो ये जो हमने ऊपर एग्जांपल नंबर 1 और 2 देखी है ना, ये प्रॉमिस के बारे में है कि वो कहता है यार मैं तुम्हें पे करूंगा, वो कहता है यार मैं तुम्हें पे करूंगा। लेकिन ये जो एग्जांपल 3 है ना, ये इसके बारे में है, टू डिस्चार्ज दी लायबिलिटी। मैं पढ़ने लगा हूं। On the request of B, A promises to the employer of B that if B commits a fraud, A shall be liable. This is called a contract of guarantee. क्या कि बी ये कहता है, ठीक है, जो ए जो है, ए जो है वो एम्प्लॉयर को ये बात कहता है कि तुम बी को अपने पास नौकरी पे रख लो, अगर ये फ्रॉड करेगा तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। क्या मतलब? कि वो ये कह रहा है कि आई विल डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन, कि मैं उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करूंगा अगर वो फ्रॉड वगैरह करेगा। तो आपको समझ आ गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आ कॉन्ट्रैक्ट है और वो यहाँ तो टू परफॉर्म द प्रॉमिस है, उसकी एग्जांपल्स देख ली, आर टू डिस्चार्ज दी लायबिलिटी है वो भी देख ली ऑफ अ थर्ड पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि चलें ये एग्जांपल ये वाली देख लेते हैं हम लोग, ये 2, इसमें जरा बताएं ना। ए रिक्वेस्ट टू लेंड ₹5 lakh टू सी, ठीक है। तो इसमें जरा देखें ए कौन हो गया? ये गारंटर हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? श्योरिटी कहेंगे। ए श्योरिटी हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट किसको कह रहा है पैसे देने की? वो किसको कह रहा है? बी को, तो बी क्रेडिटर हो गया। और किसको मिल रहे हैं पैसे? सी को, तो सी क्या है? वो प्रिंसिपल डेक्टर हो गया, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये इसकी जो थी वो, इसकी जो थी वो एग्जांपल्स थी। अच्छा, वो ना मैंने चूंकि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जो डेफिनेशन समझानी थी तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल्स के ऊपर ले आया। अब जो हमारा स्टेप 3 है हम उसके ऊपर जो है वो वापस जाते हैं। स्टेप 1 क्या था? रिपीट करें, स्कीम के बारे में था। स्टेप 2 जो था वो रीडिंग के बारे में था, ठीक है। और अब जो है स्टेप 3, उसके जो की पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में जो है वो उसको जो है वो हम देखते हैं। आई हैव रेड सेक्शन 126 टू द एक्सटेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ गारंटी एंड एज पर माय व्यू फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। देखा ऊपर आए ना जरा, देखो उसने कहा ना कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? नो नीड टू मेंशन हियर दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मीन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
क्यों जी, समझ आ गई आपको? सेक्शन 10 जो है उसके मुताबिक जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो बात होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के इंग्रेडिएंट्स अपनी जगह पे, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए और उसमें वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे। ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात की? अच्छा, फिर उसके बाद ये अब हम उसके की पॉइंट्स देख रहे हैं। उसके बाद कहता है द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन टू एस्पेक्ट्स। इसके टू एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कौन से जी? एक, टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा जी, या टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। और मैंने ये आपको एग्जांपल्स के साथ जो है वो क्या कहते हैं, आपको ये बात जो है वो समझा दी है। ठीक है, अच्छा, प्रॉमिस से क्या मुराद है कि वो कहता है मैं तुम्हारे पैसे जो है वो वापस कर दूंगा। प्रिंसिपल डेटर कहता है, प्रिंसिपल डेटर जिसने कर्जा लिया है, क्रेडिटर जिसने कर्जा दिया है, और श्योरिटी जिसने उसकी गारंटी दी है। तो उस प्रॉमिस को पूरा करूंगा, या अगर वो फ्रॉड करता है या कुछ करता है तो उसकी लायबिलिटी को जो है वो मैं डिस्चार्ज करूंगा। I think there is no need of ingredient keeper in respect of definition of surety, principal, debtor and creditor. A contract of guarantee may be oral or written, may be express or implied. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो हो सकता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में ये ऑलवेज जो है वो इन राइटिंग होगा। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन जो है वो हमने जो है वो देख ली। अब हम चलते हैं स्टेप 5 के ऊपर। ठीक है, स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 ये है, अब मैंने वो कमेंट्री वाली बुक्स मुख्तलिफ किस्म की स्टडी की, तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं, या अगर आप LLB कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जाहिर बात है हेडिंग्स की सूरत में शायद लिखना होता है, तो वो आपके लिए इनमें से वो ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब पाकिस्तान में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं होते, वो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, वो जो होते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। उनका आंसर हो सकता है आधी लाइन का हो, लेकिन उसका जवाब वही देगा जो बीर एक्ट को थॉरोली पढ़ेगा, वो उसको स्टडी करेगा। अगर वो गाइड्स और वो रट्टा लगा के और वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके करेंगे तो वो अब नहीं होना, वो अब नहीं होना। यही अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि हमारे जो है वो हर दफा कोई 15-20 जज सिर्फ सिलेक्ट होते हैं। उसकी वजह ये है कि सॉरी टू से कि शायद गाइडलाइंस ही उनको ठीक नहीं दी जा रही है। अकेडमीज फीसें ले रही हैं लेकिन जो क्राइटेरिया है वो उनको नहीं बताया जा रहा। शायद यही वजह है कि अच्छा वकील नहीं बन पाता इंसान, क्योंकि उसको गाइडलाइन नहीं मिलती कि मैंने किन गाइडलाइंस के ऊपर जो है वो तैयारी करनी है। यही वो वजह है कि मैं आपको वो प्रिंसिपल्स बताना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद पे आप खुद जो है वो स्टडी कर सकें। अच्छा जी, गारंटी कंटेशन। ठीक है, guarantee is an undertaking by a third party for one of the party to the contract whereby the third party binds itself to see that the promise or condition would be fulfilled according to the agreement। क्यों जी, कोई जरूरत है बताने की? अच्छा जी, in English law a guarantee is defined as promise to answer for the debt, default or miscarriage of another। अच्छा, ये अब देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, the object and purpose of a contract of guarantee is to enable a person to get a loan or good on credit or any employment. Some person should come forward and tell the lender or the supplier or the employer that principal debtor, a person in need, may be trusted, and in case of any default I undertake to be responsible। इससे अच्छी एग्जाम्पल, इससे अच्छे प्रिसाइज वर्ड हो ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझने के लिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे ऑब्जेक्ट एंड पर्पस पूछ लिया जाए तो ये बड़ा जबरदस्त है कि आप उसको जो है ये बताएं। उसने बड़े बेहतरीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा, a contract of guarantee is a type of contingent contract wherein liability of surety will arise only and only if default is committed by the principal debtor। क्यों जी, happening of certain event है ना,
कि जब वो डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी जो है वो लायबल होगा, तो हम इनको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कह सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, देखें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम फर्क तलाश करते हैं, लेकिन एक फर्क मैं भी आपको बताता हूँ कि उधर तो सिर्फ दो ही पार्टियां थी ना, एक इंडेमनिटी होल्डर और एक इंडेमनीफायर, ठीक है। यहाँ पे तीन पार्टीज हैं, कौन कौन सी, एक प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर और एक श्योरिटी। यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है वो नेचर को समझे। जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा किसके दरमियान, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान, कि प्रिंसिपल डेटर उसके प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस है कि वो उसको जो है उसके पैसे जो है वो क्या करेगा, वापस करेगा, ठीक है। अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाएगा किसके दरमियान, वो हो जाएगा जो क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान, कि भाई अगर ये नहीं देगा, अगर ये नहीं देगा तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा किसके दरमियान में, एक हो जाएगा प्रिंसिपल डेटर और उस श्योरिटी के दरमियान में, कि अगर वो डिफॉल्ट कर गया और श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ गई तो वो फिर पाबंद होगा उसको जो है वो क्या करने का, जो है वो वापस करने का। तो इसको हम इंशाल्लाह आगे चल के भी जो है वो इसको जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा मैं बताना ये चाह रहा था कि अब आप देखें जो श्योरिटी और क्रेडिटर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है कि मैं आपका लॉस पूरा करूंगा? यस है। इसीलिए जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही है। यही वो वजह है कि उन्होंने इन दोनों को एक ही चैप्टर के अंदर जो है वो रखा है। अब आगे चलें। अच्छा जी, कहता है जी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर वेयर इट इज ऑफ सेकेंडरी नेचर बिटवीन क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। इट मींस लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल अराइज ओनली इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर। जी वेरी इजी। वो कह रहा है कि देखिए जो श्योरिटी की लायबिलिटी है टुवर्ड्स द क्रेडिटर वो सेकेंडरी है, प्राइमरी लायबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर की है। मसला अभी डेट आई नहीं है वो पेमेंट रिटर्न करने की, तो श्योरिटी को नहीं पूछा जा सकता कब तक, जब तक वो डेट नहीं आती, ठीक है। पहले किसने अपनी लायबिलिटी पूरी करनी है, प्रिंसिपल डेटर ने। और अगर प्रिंसिपल डेटर उस लायबिलिटी को पूरा नहीं करता तो किसकी लायबिलिटी अराइज होगी, श्योरिटी की जो है वो लायबिलिटी जो है वो अराइज होगी, ठीक है। ले जी मैंने कोशिश की कि मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूं, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 127। वो किसके बारे में है, वो है कंसीडरेशन फॉर गारंटी। अच्छा अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे स्टेप्स जो हैं वो वही होंगे जो कि हमने सेक्शन 126 के ऊपर अप्लाई किए हैं। तो सबसे पहला क्या था कि कंटेंट्स के ऊपर अपनी ग्रिप रखनी है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे आप जो है वो जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे सेक्शंस को, आप अपना वो इंडेक्स बनाते जाएंगे और उसको चैप्टर का नाम लिख के उसको अपना एक इंडेक्स जो है वो तैयार करते चले जाएंगे। तो अब आपने वो आपने करना, देखे ना, इस तरह चैप्टर का नाम लिख के, तो जैसे ये मैंने लिखे हैं दो, क्योंकि अभी दूसरा सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो वो मैं लिखता जा रहा हूँ। जब 1 to 8 लिखूंगा वो भी, तो वो आपकी अपनी एक स्कीम जो है वो क्या करती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, ठीक है। तो वो अब आप होप कि आप लोग जो है वो उसको कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इस सेक्शन की रीडिंग के ऊपर, ठीक है। कंसीडरेशन फॉर गारंटी, एनीथिंग डन or any promise made for the benefit of a principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। अच्छा मैं ना आपको ना यहाँ पे, वैसे तो हमने स्टेप वाइज चलना है, लेकिन यहाँ पे ना बड़ा जरूरी है मैं आपको एक एग्जांपल दे के ना तो ये चीज आपको समझा दूं, ठीक है। वो क्या है
देखें, फर्ज करें एक बंदे ने श्योरिटी ने जो है वो गारंटी जो है वो दे दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में वो प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट कर गया। अब वो जो गारंटर था, जो श्योरिटी था, उसने एक नई प्ली ले ली। उसने कहा जी देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, वो लिखा हुआ है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या मिला, मेरे पार्ट पे क्या कंसिडरेशन थी, पैसे तो उसने लिए प्रिंसिपल डेटर ने, तो मैं आपका कैसे पाबंद हो गया। तो ये सेक्शन उस चीज को क्लियर करने के लिए कहता है कि भाई प्रॉमिस ही काफी है, कि भाई इसके बेनिफिट के लिए, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए आप इसको पैसे दे दें, मैं आपको दे दूंगा, तो उसके पार्ट में ये प्रॉमिस ही काफी है। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, मैं जो कहना चाहता हूं आपको समझ आ गई है कि जो क्रेडिट का सिर्फ क्रेडिटर का यानी उसके पार्ट पे उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके पार्ट पे कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है, बस एक उसके पार्ट पे सिर्फ एक प्रॉमिस ही काफी है। वो क्या है जी कि जी या कि जी उसका जो बेनिफिट है प्रिंसिपल डेटर का, उसके लिए अगर कोई काम हो गया है, कोई प्रॉमिस पूरा कर दिया गया है या कोई काम कर दिया गया है, उसको लोन दे दिया गया है, तो यही कंसिडरेशन होगी किसके पार्ट पे, वो श्योरिटी के पार्ट पे। वो कल को ये नहीं कह सकता कि जनाब मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है, मेरे पार्ट पे तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं थी, ये वो नहीं कह सकेगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको नीचे पढ़ते हैं, चलते हैं। अच्छा जी, Section 127 state that anything done or promise made, अच्छा अब नोट करें, anything done or promise made for the benefit of a principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। ठीक है, अच्छा अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम 2 मिनट के लिए किधर जाते हैं जी, एग्जांपल्स के ऊपर जाते हैं, फिर हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ भी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशंस आ गई, स्टेप 4 आ गया। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन क्या है, ठीक है वो ये है, B requests to A to sell and deliver to him goods on credit. A agrees to do so provided C will guarantee the payment of the price of the goods. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the good. This is a sufficient consideration for C's promise। देखिए उसने बड़ा आसान करके बताया है, उसने ये कहा है कि बी जो है वो रिक्वेस्ट करता है ए को टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी कौन है, प्रिंसिपल डेटर है, ए क्रेडिटर है। वो उसको कहता है यार मुझे ना उधारी जो है ना वो गुड्स दे दो, अशिया दे दो। वो कहता है इस शर्त पे दूंगा कि सी श्योरिटी वो गारंटी दे कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो वो देगा। अब वो जो सी है वो प्रॉमिस कर लेता है, अब ये वो ठीक है, एनीथिंग डन आर प्रॉमिस मेड। ठीक है, वो सी प्रॉमिस यहां से ये है वो सेक्शन 127, सी promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver to good, this is sufficient consideration for C's promise। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है any promise made for benefit of, देखे ना उसके बेनिफिट के लिए ही उसने प्रॉमिस किया है ना कि यार मैं पैसे दे दूंगा। तो अब वो तीसरे बंदे को फायदा दिला रहा है और कल को वो कहेंगे मैंने तो कुछ लब्बा ही नहीं, मैं कदी गारंटी देती है। तो ये इसलिए फिर वो सेक्शन 127 जो है उसको शामिल किया गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, हो सकता है मैं आपको डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको इतनी डेप्थ में नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेप्थ में पढ़ें तो ही बंदे के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं, तो ही उसको जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से स्टडी की जाती है, किस तरह से एक एक्ट को जो है वो समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब ये एग्जांपल है जी, ये कहता है जी A sells and deliver goods to B। ठीक है, C afterward requests A to forbear to sue B for the debt for a year and promises that if he does so, C will pay for them in default of payment by B। ठीक है, A agree to forbear a requested as requested, this is sufficient consideration for C's promise। बात सुने मेरी, हुआ ये था कि ए ने उधारी चीजें दे दी बी को,
ठीक है। उसके बाद वो डेट आ गई जिस डेट को उसने पैसे देने थे, बी ने नहीं दिए। ए ने कहा अच्छा ये बात है, ये लो ये तुम्हें लीगल नोटिस है और अब मैं कोर्ट में जा रहा हूं, अब मैं तुमसे ले लूंगा। बी सी जो है वो भागा भागा आया उसके पास, ए के पास, और आके कहता है बात सुनो, 1 साल सब्र कर लो, अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। और वो कहता है चलो ठीक है यार, मैं मुझे एग्री है। तो ये क्या है, ये जो 1 साल का उसको मजीद पीरियड मिल गया है बी को, किसके कहने पे, वो जो सी है, यही कंसिडरेशन है किसके पार्ट पे, सी के श्योरिटी के पार्ट पे। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। अब हम आगे चले, एक और एग्जांपल भी है। वो कहता है ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी। ठीक है, ये जो है वो गुड्स, सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्रीड टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अच्छा, इसको आप जरा समझें। ठीक है, देखें, मैं जाता हूं, यानी या इस तरह समझ ले, मैं जाता हूं, मैं लैंडलॉर्ड हूं और टेनेंट को साथ लेके जाता हूं, और मैं दुकानदार को ये बात कहता हूं यार कि इसको चीजें दे दो, अदायगी मैं करूंगा। अच्छा, इसको जरा गौर करें मेरी बात को, कि इसको चीजें दे दो, अदायगी मैं करूंगा, 1 पॉइंट। या मैं कहता हूं यार इसको चीजें दे दो, अगर ये अदायगी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। देखो, दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, जहां पे वो प्रॉमिस करे, जहां पे वो यानी कोलैटरल लायबिलिटी की बात हो कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। लेकिन जहां पे वो डायरेक्टली ये कह दे कि यार पेमेंट ही मैं करूंगा, तो वो असाइनमेंट तो हो सकती है, वो सब्स्टिट्यूशन तो हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं हो सकता। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। A sells and delivers goods to B. C afterward, without consideration, agrees to pay for them in default of B. The agreement is void. The agreement is void. क्यों? क्योंकि उसने ये बात तो प्रॉमिस तो किया ही नहीं कि भाई अगर बी नहीं देगा, ठीक है, तो मैं दूंगा। इसका मतलब है सी तो डायरेक्टली लायबल हो गया ना पे करने के लिए। अब बी को तो पूछना ही नहीं है, बी तो कहेगा ए को, वो कहेगा जनाब सी ने उसी वक्त ही कह दिया था मैं दूंगा, मेरे पास किस लिए आए हो। आप होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ जो है वो आ गई है। ठीक है, अब हम वापस चलें वो स्टेप 3 के ऊपर। ये हम इसलिए स्टेप 4 पे आ गए थे ताकि हम उसको समझ सकें। ये उसके इंग्रेडिएंट हैं जी, ये वो सेक्शंस था, और ये नीचे इसके जो है वो इंग्रेडिएंट आ रहे हैं। अंडर सेक्शन 20 फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द श्योरिटी, समथिंग इज डन or a promise is made by the surety. अच्छा, things done or promise made is for the benefit of the principal debtor। देखिए, ये है कंसिडरेशन उसके पार्ट पे कि वो किसके बेनिफिट के लिए है, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए है। ठीक है, प्रिंसिपल, और यही उसके पार्ट पे क्या है, वो कंसिडरेशन जो है वो है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड। ठीक है, एनीथिंग, अगर वो ये कहता है, अगर वो ये कहता है क्रेडिटर, यानी कि ठीक है मैं इसको पैसे दे देता हूँ श्योरिटी के कहने पे, तो ये हो गया, इसको क्या कहेंगे, एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। एनीथिंग डन, इसकी भी हमने एग्जांपल की है। वो कौन सी एग्जांपल की है हमने, वो जहां पे वो कहता है कि भाई वो पीरियड 1 साल का जो है वो बढ़ा दो, यानी ये अगले 1 साल में अगर पे नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, यानी ये भी क्या हो गया, ये एनीथिंग डन की एग्जांपल हो गई। ठीक है, कि उसने उसको 1 साल का मजीद पीरियड दे दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, किसके कहने पे, श्योरिटी के कहने पे। तो एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड में दोनों में फर्क समझ आ गया। प्रॉमिस मेड की एग्जांपल ये है कि क्रेडिटर कहता है ठीक है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, वो कहता है जी ठीक है मैं पे कर दूंगा, ठीक है मैं इसको पैसे दे देता हूँ श्योरिटी के कहने पे, तो ये उसको कंसिडरेशन मिल गई श्योरिटी को। या वो कोई एक्ट कर देता है क्रेडिटर
उसके कहने पे, किसके बेनिफिट के लिए, प्रिंसिपल डेटर के कहने पे। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये अदर प्रिंसिपल्स भी हैं, स्टेप 5 जो है। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ। कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। Consideration on the part of surety is something done or promise made for the benefit of principal debtor, whereas on the part of creditor, consideration is the debt paid to the principal debtor. If no principal debt, there is no contract of guarantee. अच्छा, इसको समझे। देखिए, हमने पढ़ा ना कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उस पे वो सेक्शन जो है, सेक्शन 10 कंसिडरेशन वाला वो जो है वो अप्लाई होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जो श्योरिटी है उसके लिए कंसिडरेशन इतनी ही काफी है कि क्रेडिटर जो प्रॉमिस कर रहा है वो उसको पूरा कर दे, अगर वो उसके फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लेकिन वो जो क्रेडिटर है उसने भी तो कोई कंसिडरेशन देनी है ना इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। तो वो जो प्रॉमिस मेड किया है उसने, या जो उसने उसको पेमेंट करनी है वो है। यानी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ए जो है वो कहता है जी कि ठीक है मैं बी को 10,000 रुपये उधार देता हूं अगर सी मुझे कहे। सी उसको कहता है, वो कहता है यार चलो बी को तुम दे दो, ठीक है, अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो ये तो वो मान जाता है, ये कहता है ठीक है। तो ये तो होगी सी के लिए, श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा, अब ए के पार्ट पे क्या है कि ए ने क्या करना है, उसने वो जो एक्चुअल पेमेंट है वो भी करनी है, जो कि कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर के लिए, वो भी तो उसने पे करनी है ना। लेकिन अगर उसने अपना पार्ट अदा नहीं किया, उसने लोन ही नहीं दिया, तो क्या श्योरिटी की लायबिलिटी राइज होगी? नहीं। अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, आपको समझ आ जाएगी। A contract of guarantee without consideration is void. Consideration on the part of surety is something done or promise made for the benefit of the principal debtor. ये जो section 127 है। अच्छा जी, whereas on the part of the creditor, consideration is the debt paid to the principal debtor. If no principal debt, there is no contract of guarantee. ठीक है, ओके, आपको समझ आ गई। अच्छा, ये एक और पैरा मैंने कहीं से ढूंढा, कहता है crux of section 127 is that if it is not necessary that there should be some benefit to the surety himself, but anything that is for principal debtor's benefit is a sufficient consideration। वही बात जो मैं शुरू में आपको जो है वो बता चुका हूँ। ले जी, अब हम जो है वो आगे सेक्शन 128 पे चलते हैं। सेक्शन 128 पे आ गए। ले जी, सेक्शन 128 पे इसका टाइटल है श्योरिटीज लायबिलिटी। उसी तरह जिस तरह हमने तय किया हुआ है कि स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि अपनी बुक के ऊपर अब आप वो स्कीम आगे बनाते जाएं। अब आप अगला सेक्शन लिखें, पहले आपने 126 लिखा, फिर 127 लिखा, अब 128 जो है वो लिखें। ठीक है, और स्टेप 2 में हम उसकी क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। ले जी, मैं पढ़ता हूँ। कहता है द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज co-extensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। अच्छा, मैं दो चार जो लफ्ज बोलूंगा ना, आगे सारी उसकी तफसील ही है। देखें, बात ये है, इसको एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इसके को एक्सटेंसिव के दो मतलब है। एक तो ये बात है कि भाई एट द सेम टाइम, देखें, अगर वो डिफॉल्ट कर गया, सबसे पहली बात तो ये है कि श्योरिटी को तब तक नहीं पूछा जा सकता जब तक कि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट नहीं करता, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर जाए तो अब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी भी अराइज होगी और श्योरिटी की भी साथ ही अराइज होगी है। वो श्योरिटी ये नहीं कह सकता कि जाओ पहले तुम उसके खिलाफ सू करो, उसके खिलाफ अपनी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करो, और जो अगर वो नहीं देता तो मेरे पास आना। नहीं, इस तरह नहीं होना। फिर दोनों को एक्सटेंसिव, यानी दोनों एक ही वक्त में क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे कि वो उसको क्या करें, वो पूरा करें। हाँ, ये हो सकता है कि श्योरिटी पैसे दे दे और बाद में वो प्रिंसिपल डेटर से जो है वो ले ले। एक तो ये कि बोथ principal debtor and surety are liable at the same time। एक तो ये प्रिंसिपल हो गया, और दूसरा प्रिंसिपल क्या है
वो ये है कि इन दी सेम मैनर, क्या मतलब कि अगर 500 रुपया उधार लिया था प्रिंसिपल डेटर ने, तो श्योरिटी वो 500 ही वापस करने का पाबंद है, एक बात। और अगर उस पे इंटरेस्ट लग के वो अब 800 रुपया हो गया है, तो अब श्योरिटी 500 अदा करने का पाबंद नहीं है, वो 800 ही अदा करने का पाबंद है। तो इसको कहेंगे कोएक्सटेंसिव, यानी एट द सेम टाइम एंड इन द सेम माइनर। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये बात लिख दी गई है, ठीक है, कि भाई अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी ने सिर्फ 500 ही देना है, इंटरेस्ट नहीं देना, तो ये वो वाली बात है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसको आगे पढ़ लेते हैं, यही जो मैंने दो लफ्ज आपको बताए हैं यही आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव। अब हम सबसे पहले वो एग्जांपल्स दिखाते हैं जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। कहता है ये एग्जांपल है, एक ही कहता है, ए गारंटी टू बी द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी द एक्सेप्टर, द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी इज लायबल नॉट ओनली फॉर अमाउंट ऑफ द बिल बट आल्सो फॉर एनी इंटरेस्ट एंड चार्जेस व्हिच मे हैव बिकम ड्यू ऑन हिम। क्यों जी, समझ आ गई मेरी बात की आपको? वही बात है। अच्छा, अब हम इसके इंग्रेडिएंट देख लें स्टेप 3 में जो हमने चीज देखी थी, ठीक है। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, सेड लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। कोएक्सटेंसिव मीन एट द सेम टाइम एंड इन द सेम मैनर। मेरा नहीं ख्याल बताने की जरूरत है, आप इसको एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको फौरन जो है वो जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी। मैं पढ़ भी देता हूँ। एट द सेम टाइम मीन द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज इमीडिएट एंड इट इज नॉट डेफर्ड अंटिल द क्रेडिटर एग्जॉस्ट हिज रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। देखिए मेरी बात सुने, श्योरिटी को नहीं पूछा जा सकता जब तक प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट ना करे, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट कर गया तो फिर श्योरिटी इस बुनियाद पे अपनी लायबिलिटी से जान नहीं छुड़ा सकता कि पहले तुम पूरा जोर लगाओ प्रिंसिपल डेटर से, अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, फिर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। The surety has no right to restrain an action against him by creditor on the ground that principal is solvent or that the creditor may have। वो इस बुनियाद पे भी अपनी जान नहीं छुड़वा सकता कि जनाब चंगा भला है वो प्रिंसिपल डेटर और उनका घर बाहर है, तुसी जाके उनके कोलों रिकवरी कर लो, नहीं। or that the creditor may have relief against the principal in some other proceeding। In other words, a suit to enforce a contract of guarantee can be succeeded if plaintiff has not exhausted his remedies against the principal debtor। In other words, coextensive means liability of principal debtor and the guarantee surety are coextensive and they are jointly and severally liable to pay the outstanding amount to the creditor। अच्छा, आगे वो क्या कहता है? कहता है द लायबिलिटी इन द सेम मैनर मीन द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटीज एज दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ए ने 500 रुपया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता चुका हूँ। अब अदर प्रिंसिपल्स के ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा, what we have read about surety's liability and still what we have to discuss in coming sections can be summarized as under। जी, कुछ आगे भी सेक्शन आने हैं, कुछ हमने ऊपर पढ़े हैं, तो उन सब का जो खुलासा है वो क्या है? The liability of the surety is secondary, it arises on default of the principal debtor। इस सेंस में वो सेकेंडरी है, ठीक है। लेकिन अगर अराइज हो गई है तो फिर the liability of the surety arises immediately on the default of the principal debtor। The surety is not liable where the creditor has obtained guarantee by misrepresentation। ये आगे सेक्शन आएगा, ठीक है। द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। देखें, अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब जो श्योरिटी उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई है। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी डज नॉट कम टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है जी।
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पार्ट 1 था। इसको हमने जो है वो देखा है, इसको किया हम लोगों ने। होप कि आपको जो है वो समझ आई होगी। अब प्लीज़ आप इसमें इंटरेस्ट लें, इसको करें। देखिए मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप इसको करेंगे, आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे कमेंट्स की सूरत में, तो ही मैं फिर और कर पाऊंगा। और एक और बात, सदका जारिया है, शेयर ज़रूर करना है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और वैसे भी मोर पार्टिसिपेंट्स मीन मोर एक्यूरेसी। मैं भी गलती कर सकता हूँ, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे वो फिर मेरी करेक्शन भी जो है वो करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में जो है आपने याद रखना है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।